हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ इंडियाज एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके पास JKSSB SI फाइनेंस में भी मेंशन है और आने वाला आपके पास जो कंपाइलर का एग्जामिनेशन है वहाँ भी ये जो टॉपिक है आपके पास मेंशन है। तो भाई एमसीक्यूज कोशिश करेंगे ये टॉपिक आपके पास क्लियर हो जाए। एक नए क्वेश्चन इस टॉपिक का आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा, तो गुजारिश कर रहे हैं अच्छे से आपने समझना है चीज़ों को और आपने जो है याद रखना है। तो गुजारिश करें, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। व्हेन वाज द एटॉमिक एनर्जी कमीशन एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा? बताइए सर, आपने बताना है कि ये बात है, पहले याद रख दीजिए। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इस पर भी आ सकता है कि जो आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना है इसके चेयरमैनशिप कौन थी, इनके चेयरमैन कौन थे जब ये बना था। तो पहला नाम आपने याद रख दिया, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ये नाम रख दिया याद। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वन ऑफ द जो आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसे एस्टेब्लिश कब किया गया था। चार ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन नंबर बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन नंबर सी 10 अगस्त 1948 एंड ऑप्शन नंबर डी 28 जनवरी 1948। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज 10 अगस्त 1948। तो पहली बात ये याद रख लेनी है आपने कि जो आपके पास आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन है इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो डेट आपने याद रख दी। और इसके चेयरमैन तब कौन थे आपके पास? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है। वट वायर द नेम्स ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? अब आपको पता होना चाहिए कि पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने जो है 1974 में किया था। उसके बाद आपके पास तब हमारे पास इंदिरा गांधी की सरकार देखने को मिलती थी, ठीक है जी। तब दूसरा जो है 1998 में देखने को मिला था, तब हमारे पास अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार थी। तो दोनों के नाम हमने क्या रखे थे? पहला जो आपके पास न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था उसका नाम क्या है? जो सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपके पास दिया जा रहा है ऑपरेशन बल एंड ऑपरेशन शक्ति। नंबर बी यहाँ एंड लगा दिए, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी आपके पास दिया गया है ऑपरेशन शक्ति एंड इंडिया स्माइलिंग। ऑप्शन सी बुद्धा स्माइलिंग एंड ऑपरेशन शक्ति। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे आपको पता होना चाहिए कि जो पहला आपके पास न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने 1974 में किया था उसका नाम हमने जो है बुद्धा स्माइलिंग का नाम लिखा था। और जो सेकंड आपके पास न्यूक्लियर टेस्ट अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान में आपको देखने को मिला था उसका नाम हमने जो है ऑपरेशन शक्ति रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी दैट इज बुद्धा स्माइलिंग एंड ऑपरेशन शक्ति रेस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से आ रहा है। फर्स्ट हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट इन इंडिया, ठीक है जी। कहाँ आपने बताना है, किधर ये आपने लगाया था। पहला जो आपके पास हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में है वो कहाँ लगाया था? ए पार्ट तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आपके पास पंजाब, ऑप्शन सी आपके पास तमिलनाडु आ रहा है और ऑप्शन डी आपके पास आंध्र प्रदेश आ रहा है। तो आपको याद रख लेना है कि जो आपके पास पहला हैवी वाटर न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में था वो आपके पास कंसेप्ट आ रहा था। जो हैवी वाटर न्यूक्लियर प्लांट इंडिया में था वहाँ आपके पास NANGA नंगल, आप पंजाब में ये जगह मान रहे हैं तो यहाँ आपके पास कंसेप्ट आता है। तो ये आपके पास आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दैट इज पंजाब, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपके पास इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 इन 1956 इंडिया डिसाइडेड टू बिल्ड साइरस, ठीक है जी। 1956 में इंडिया ने डिसाइड किया कि आपके पास साइरस बनाएंगे, ठीक है जी। एक 40 मेगावाट का आपके पास नेचुरल यूरेनियम हैवी वाटर मॉडरेटेड रिसर्च रिएक्टर था। तो किसकी मदद से इस रिएक्टर को हमने बनाने का उपराला किया? 1956 में साइरस बनाने का उपराला किया हमने, जो कि एक 40 मेगावाट नेचुरल यूरेनियम हैवी वाटर मॉडरेटर रिसर्च रिएक्टर है। इसको हमने किसकी मदद के माध्यम से जो है बनाने का उपराला किया? क्या यूके ने इसमें इसको बनाने के लिए हमारी सहायता की? क्या USSR का कंसेप्ट आ रहा है? क्या USA का कंसेप्ट आ रहा है? या कनाडा का कंसेप्ट आ रहा है? आपने बताना है हमारी सहायता इसमें किसने की है, किसकी मदद से हमने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। यूके की मदद से किया, USSR की मदद से किया, USA की मदद से किया या कनाडा की मदद से किया? तो आपने जब भी साइरस का नाम आ जाएगा, साइरस के आपने जो है रिलेटेड अपना नाम याद रख देना है, नन अदर देन कनाडा, ठीक है जी। कनाडा कहाँ है हमारे पास? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी दैट इज कनाडा आ जाएगा। सी से साइरस, सी से कनाडा याद रह जाएगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है। विच आर फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर? अब बताइए इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कौन था? अभी तो आपने पढ़ लिया साइरस का कंसेप्ट। साइरस का कंसेप्ट आपको 1956 में देखने को मिलता है। तो इससे पहले हमारे पास एक आपके पास रिएक्टर आता है, वो कौन सा था?
इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर सर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए आपके पास साइरस, ऑप्शन बी आपके पास अप्सरा, ऑप्शन सी कालपक्कम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो नन अदर देन अप्सरा आ रहा है। अप्सरा माना जाता है कि इट इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर शाम को आपके पास हम एग्जैक्ट 7:30 PM पर आपके साथ हम लाइव सेशन ला रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। इसके साथ हमारी सीरीज चल रही है पिछले कुछ क्लासेस से, बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लाइव क्लास में इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश है जो ये देख रहे हैं शाम को 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह से है, द तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन वाज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ। ठीक है, जब हम कहाँ पहुँच गए? तारापुर एटॉमिक सेंटर पर। जो आपके पास तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है, तो ये जो हमने बनाया है ये किसकी सहायता बनाया है? ऑप्शन ए जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसए, ऑप्शन बी जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ कनाडा, ऑप्शन सी जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसएसआर, ऑप्शन डी जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूके। बताइए सर, जो आपके पास तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है ये हमने बनाया है, इसको बनाने के लिए हमारी सहायता किसने की है, हमारी मदद किसने की है? क्या जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसए ने की है, जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ कनाडा ने की है, जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूएसएसआर ने की है, या जनरल इलेक्ट्रिक ऑफ यूनाइटेड किंगडम ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेट इसको बनाने के लिए हमारे पास आ रही है मदद कहाँ से? सर यूएसए से मदद आ रही है। तो यूएसए क्या है सर? चमकता हुआ तारा है हमारे लिए। तो जब भी बात आएगी तारापुर की तो हमारे पास यूएसए का कंसेप्ट आ जाता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें बताइए ऑल या मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन बिल्ट इन इंडिया वायर ऑल बेस्ड ऑन इट्स ओन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जो अक्सर आपके पास इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाए गए हैं उन्हें बनाया गया था ऑल वायर बेस्ड ऑन इट्स ओन टेक्नोलॉजी। सारे के सारे बनाए गए थे इंडिया की अपनी टेक्नोलॉजी पर। वो टेक्नोलॉजी कौन है? क्या पायनियर वाटर रिएक्टर कहेंगे उसे, प्रेशराइज्ड फ्यूल सप्लाई कहेंगे, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहेंगे, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। तो इस तरह के रिएक्टर्स का हमने इस्तेमाल किया था तो ही जाकर हम अपने मकसद में जो हैं वो कामयाब हुए थे। तो ऑलमोस्ट आज हमारे पास 21 से 23 रिएक्टर्स जो हैं इंडिया में सर्विस में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें थी YMCQs, हमने कोशिश की आपके पास ये कंसेप्ट आपके पास रखने की। अब टॉपिक को थोड़ा क्लियर करने के लिए किन चीज़ों पर आपके पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है वो आप थोड़ा याद रख दीजिए, उसका हम आपको एक शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं। चलिए जी, पहली बात आपने समझते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर प्रोग्राम। थोड़ी हिस्ट्री के बारे में याद रख दीजिए, क्या क्या चीज़ें आपने पढ़नी है। देखिए जी, हिस्ट्री के रिलेटेड आपने क्या पढ़ना है? आपको पता चल रही है कि इंडिपेंडेंस जब हमें आज़ादी मिल गई 1947 के बाद, तो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने बताया कि हमने कोशिश करनी है डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम टू होमी बाबा से इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि हम कोशिश करें कि हम भी अपने न्यूक्लियर पावर पर जो है वो काम करें। जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1948 का, इसने जोर दिया पीसफुल डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसने जोर दिया कि हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी बनाएंगे लेकिन पीसफुल कामों के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा काम हिरोशिमा नागासाकी में यूएसए ने किया उसके लिए बनाया, ना 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 ना। जो हम इस काम को लेंगे, जो हम 1948 में आपने एक्ट पास किया, जिस एक्ट पर हमने काम किया, एटॉमिक एनर्जी एक्ट के माध्यम से ये पहली बात क्लियर कर दी गई कि जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम हम इंडिया में चलाएंगे उनका मकसद जो है वो पीसफुल यूज़ के लिए होगा। उनका जो हम उपयोग है सिर्फ पीसफुल कामों के लिए ही करेंगे। तो पहली बात याद रख दी कि इसका मकसद क्या है, पीसफुल डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 1948 का एक्ट है, ये भी याद रख दीजिए। आगे बात आ रही है जो फ्रेमवर्क है यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील फॉर्म्स पार्ट ऑफ द 2005 स्टेटमेंट बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड अ फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। जो आपके पास फ्रेमवर्क आ रहा है यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील का 2000, ये हिस्सा है, ये पार्ट है। 2005 में जो स्टेटमेंट आया था, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे तब मनमोहन सिंह थे और यूएसए प्रेसिडेंट तब आपके पास जॉर्ज बुश थे। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने याद रख लेनी है। फिर आगे चल रहे हैं, 2008 की बात कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IAEA adopts इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड्स एग्रीमेंट। तो ये आपके पास जो IAEA के गवर्नर्स का बोर्ड है ये अडॉप्ट करा है इंडिया स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट, अगस्त 2008 की बात है। आगे चलकर 2008 में ही सितंबर में बात हो रही है कि इंडिया गेट इज वीवर फ्रॉम गाइडलाइंस ऑफ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, NSG से इसको क्या मिल रहा है, वीवर मिल रहा है। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे जब इतिहास में जा रहे हैं तो 2008 सितंबर में ही बात आ रही है कि यूएस हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव द इंडो यूएस न्यूक्लियर डील। ठीक है, जो आपके पास यूएस हाउस था वो अप्रूव कर रहा है, यही जो डील आपके पास इंडिया और यूएस की न्यूक्लियर डील आ रही है इसको ये अप्रूव कर रहा है। 1 अक्टूबर 2008 की बात हो रही है, सीनेट अप्रूव द डील विद 86 वोट्स फॉर 13 अगेंस्ट। तो हमें पता चल रहा है कि ये जो यूएसए की आपके पास
पार्लियामेंट है वहाँ से ये जो डील है ये पास की जाती है। 1 अक्टूबर 2008 को ये पास की जाती है। 86 वोट्स इसके पक्ष में आते हैं और 13 वोट्स इसके अगेंस्ट जाते हैं। 4 अक्टूबर 2008 की बात करेंगे तो व्हाइट हाउस अनाउंस्ड दैट प्रेसिडेंट बुश विल साइन द लेजिस्लेशन ऑन द डील इनटू लॉ ऑन 8 अक्टूबर को ये साइन करेंगे। ये बात जो है 4 अक्टूबर को स्पष्ट की जाती है। 8 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंट बुश हैं वो साइन करते हैं इस लेजिस्लेशन को टू एनेक्ट लैंडमार्क यूएस इंडियन सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है इसकी शुरुआत करने के लिए 8 अक्टूबर को ये जो प्रेसिडेंट बुश हैं इस लेजिस्लेशन पर सिग्नेचर करते हैं। 10 अक्टूबर 2008 को क्या होता है, डील इज साइन बिटवीन देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी एंड हिज काउंटर पार्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कंडोलिया राइस इन वाशिंगटन डीसी। तो ये हमने आपके पास थोड़ा सा इतिहास रख दिया इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। आप देखिए बात कर लेते हैं जहांगीर बाबा के बारे में, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो पहली बात इनको याद रख लेना आपके कि जो आपके पास होमी बाबा हैं, जहांगीर बाबा हैं, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। पहली बात ये याद रख दी। इनका जन्म अगर देखेंगे 30 अक्टूबर 1909 को हो रहा है, ये याद रखिए। इन्होंने ही मदद की थी एस्टेब्लिशमेंट के लिए किसकी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945 एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इन 1945 इसकी स्थापना किसने की थी, तो आपके पास होमी बाबा का नाम आ जाएगा। और आपके पास जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1948 का कंसेप्ट आ रहा है उसका क्रेडिट भी आपके पास होमी बाबा के सिर पर जाता है। इन्होंने मदद किया था प्रमोटेड द पीसफुल यूज ऑफ द एटॉमिक एनर्जी। इनकी अगर आप देखेंगे इनकी अपनी लाइफ के बारे में तो ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड वर्कड विद सम ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट इंक्लूडिंग नील बोर के साथ उन्होंने काम किया था, पॉली साहब के साथ उन्होंने काम किया था। ठीक है जी। ही वाज ए पैट्रन ऑफ आर्टिस्ट, वाज अवार्डेड विद पद्म भूषण के अवार्ड्स इनको नवाजा गया था इन द ईयर ऑफ 1954। याद रख दिया। ये चीज़ें आपने होमी बाबा के नाम से याद रख ली है। पहली बात कि इन्हें फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के लिए इनका नाम आ जाएगा आपके पास। एटॉमिक एनर्जी कमीशन के लिए इनका नाम याद रख लेना है। पद्म भूषण से इनको 1954 में नवाजा गया है, तो ये आपने याद रख लेना इनके रिलेटेड। चलिए जी, आप देखिए थोड़ा अच्छे से समझिए। आपके पास जो आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन इंडिया में बना है, ठीक है जी। इसको रेगुलेट करने के लिए हमने एक बॉडी बनाई हुई है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी जिसे आप कहते हैं। ठीक है जी। तो ये बोर्ड जो है ये आपके पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटर बोर्ड जो है यही इसको रेगुलेट करता है। इसके सारे पर इसके अंडर आपके पास देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जिसमें हमारे पास 4 मेन सब पार्ट्स आ रहे हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 मेन आ रहे हैं। R&D ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, सर्विस एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ग्रांट एंड इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं। जो आपके पास R&D ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें बात कर लेते हैं क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन आएंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने याद रखना है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये आपके पास मुंबई में मिल रहा है, R&D ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालपक्कम में आ रहा है एंड इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ R&D ऑर्गेनाइजेशंस। राजा रमनन आपके पास सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये इंदौर में आपको मिलेगा। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन आपके पास सेंटर मिल रहा है, ये आपके पास कोलकाता में मिल रहा है। इसी तरह से अगर आप PSU अंडरटेकिंग जो आपके पास पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है इसके अंतर्गत आपके पास न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई में आ रहा है। भारतीय नभेका विद्युत निगम लिमिटेड ये तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद में देखने को मिलता है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड आपके पास मुंबई में देखने को मिलता है। और यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये आपके पास जादूगुरा में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बरकस आपके पास जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में अगर आप देखेंगे तो हैवी वाटर बोर्ड मुंबई में देखने को मिलता है। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में देखने को मिलता है। बोर्ड ऑफ रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्नोलॉजी मुंबई में देखने को मिलता है। और जो हमारे पास फोर्थ आ रहा है इसमें सर्विस के रिलेटेड सर्विस एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ परचेज एंड स्टोर ये मुंबई में देखने को मिलता है। डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड एस्टेट मैनेजमेंट ये भी मुंबई में देखने को मिलते हैं। इसके बरकस आपके पास जो जनरल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ये कालपक्कम में देखने को मिलते हैं। अगला पार्ट अगर देखेंगे इसमें ग्रांट एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें आपके पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये मुंबई में देखने को मिलता है। टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई में देखने को मिलता है। शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कोलकाता में आपको देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स भुवनेश्वर कुमार में देखने को मिलता है। इसी तरह से आपके पास इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च अहमदाबाद में देखने को मिलेगा। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट ये नाम याद रख दीजिएगा, ये आपके पास इलाहाबाद में आपको देखने को मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस ये चेन्नई में देखने को मिलता है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ये आपके पास मुंबई में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला कंसेप्ट जो आपने याद रखना है वो आपने पोखरान पोस्ट, ठीक है, जो पहला हमने किया था नाम, जिसको हमने अभी अभी आपके साथ क्या नाम दिया आपके साथ
बुद्धा स्माइलिंग, तो पोखरान फर्स्ट के नाम से इसको जाना जाता है ऑफिशियली। तो पोखरान सेकंड हमारे पास आ रहा है जो हमने अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान किया था। पोखरान फर्स्ट हमारे पास इंदिरा गांधी के कंसेप्ट में हमने किया था। इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोजन था, इट वाज डिटोनेटेड ऑन द आर्मी बेस राजस्थान पोखरान टेस्ट रेंज बाय द इंडियन आर्मी। तो उसे जो है पोखरान में किया जाता है, तो इसलिए आपके पास राजस्थान पोखरान टेस्ट रेंज में किया गया था बाय द इंडियन आर्मी। वाज फर्स्ट कन्फर्म्ड न्यूक्लियर टेस्ट बाय ए नेशन आउटसाइड द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। जो आपके पास 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके बाहर इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने ये कन्फर्म किया ये न्यूक्लियर टेस्ट। तो 2 नाम इसमें याद रख लेने आपके, डॉक्टर पीके अयंगर याद रख लेना है और डॉक्टर राजा रामानंद याद रख लेना। जो आपके पास डॉक्टर पीके अयंगर थे, इन्हें माना जाता है डैट ही क्रिएटेड एंड डिजाइनर द बम, इन्होंने ही क्रिएट किया, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था इस बम को। और जो आपके पास राजा रामानंद थे, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया था, ही वाज अ प्रोजेक्ट हेड। एक्सप्लोजन जो है द एक्सप्लोजन यील्ड वाज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 8 kg का ये आपके पास इसका यील्ड देखने को मिलता है। और वेट अगर आप देखेंगे तो आपके पास 1400 kg का इसका वेट जो है माना जाता है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा आपके पास जो अप्सरा, जो अभी हमने कहा आपको कि इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था, नॉट ओनली इंडियाज इट वाज एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बिल्ड बाय इंडिया। इट वेंट ऑन ऑपरेशन, कब से ऑपरेशन में स्टार्ट हुआ इसका 4 अगस्त 1956 से ये ऑपरेशन काम करना शुरू किया इसने। एशियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, नाम याद रख दीजिएगा अप्सरा। मार्केट द बिगिनिंग ऑफ न्यूक्लियर एरा की शुरुआत अगर देखेंगे तो अप्सरा से हो रही है। माना जाता है कि डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा 1955 में इन्होंने इसका कंसेप्ट दिया था एंड बिल्ड विद असिस्टेंस, और इसको बनाने के लिए मदद की थी हमारी यूके एट ट्रोम्बे। ठीक है जी, ये याद रख दीजिएगा कि आपके पास अप्सरा का कंसेप्ट आएगा। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है ना सिर्फ इंडिया का बल्कि एशिया का भी, तो उसको इसके लिए हमारे पास सहायता की थी, मदद की थी यूके ने। द 1 मेगावाट रिएक्टर इनिशियली वाज हाईली एनरिच्ड यूरेनियम फ्रॉम ब्रिटेन, प्लेड ए की रोल इन वेरियस प्रोग्राम्स विद एप्लीकेशंस इन पावर एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। अप्सरा इसको 2009 में हमने बंद कर दिया था, फिर से हमने इसका अपग्रेड किया था, स्टार्ट किया था 2018 से। ये चीज़ें याद रख लेनी है। वाज आल्सो यूज्ड टू स्टडी मून रॉक सैंपल्स का स्टडी करने के लिए यही अप्सरा को ही हमने इस्तेमाल किया ऑफ द अपोलो मिशन एंड मटीरियर रेमनेंट्स डैट फेल टू अर्थ इन ओडिशा 2003 में जो आए थे, इनको स्टडी करने के लिए हमने जो है इसी रिएक्टर का इस्तेमाल किया था। तो ये चीज़ें आपने याद रख ली। तो कुछ अब जो है इंडिया की न्यूक्लियर डेवलपमेंट टाइमलाइन के बारे में ये चीज़ याद रख दीजिए कि अगर टाइमलाइन देखें, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो है 1945 में आपको देखने को मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जो आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन था, इसकी 1948 में इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 और 1962 में हमको देखने को मिलता है। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है इसको 1954 में हमने सेटअप किया था। 1957 में इंडिया ने एस्टेब्लिश किया था फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर एट ट्रोम्बे, जिसे बम्बई में आप देख रहे हैं। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो BARS आप कह रहे हैं, तो 1967 में इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। अब जो है इंडिया ने जो है 3 फेज़ में 3 प्लान न्यूक्लियर जो है आपके पास स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। तो इंडिया की जो ये 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले स्टेज में क्या करें, देखिए अगर आप इंडिया देखेंगे तो इंडिया में आपके पास अगर आप देख रहे हैं तो इंडिया में हमारे पास अक्सर में ज़्यादा मकदार में थोरियम तो मौजूद है, लेकिन यूरेनियम जो मेन आपके पास न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है, फिसिबल न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है, तो इसकी मकदार इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन थोरियम जो है इसकी मकदार बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी, तो इंडिया ने सोचा किस तरह से हम थोरियम का ही इस्तेमाल करके इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से थोरियम के इस्तेमाल करके हम आपके पास जो पहले प्लूटोनियम की तरफ जाएंगे, फिर प्लेटिनम के इस्तेमाल करके हम यूरेनियम की तरफ जाएंगे और फाइनली हम एनर्जी हासिल करेंगे। तो 3 स्टेज में ये प्रोग्राम, इसकी शुरुआत हमारे पास होमी बाबा ने ही इसका कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा कि पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, हम यूरेनियम और जो आपके पास ड्यूटेरियम ऑक्साइड्स हैं आपके पास कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे पास हमने अपने प्रेशराइज्ड जो हैवी वाटर रिएक्टर्स इस्तेमाल किए हैं उनका इस्तेमाल करके हम पहले प्लूटोनियम बनाएंगे, फिर प्लूटोनियम और यूरेनियम आपके पास मिक्सर ऑक्साइड जो इसका इस्तेमाल करके हम यूरेनियम 33 पर पहुंचेंगे और यही यूरेनियम 233 और इसका इस्तेमाल करेंगे हम थोरियम के साथ, और फाइनल में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो हम इस्तेमाल कर पाएंगे हमारे पीसफुल यूज़ के लिए। तो ये कंसेप्ट था, ये हमारे पास 3 फेज़ जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी इंडिया ने अपनाई। तो पहले स्टेज में क्या होगा सर, यूरेनियम सिंपल आपने याद रख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डीप नहीं जाना है, थोड़ा आपने याद रख लेना। देखिए इस तरह से आप समझिए क्या क्या करेंगे हम। जो हम होमी बाबा इन्होंने ये इस चीज़ की हमारे पास कंसेप्ट दिया था। इन्होंने कहा हमारे पास थोरियम की तो मकदार है, थोरियम तो हमारे पास मिल रहा है, यूरेनियम हमारे पास नहीं है, तो हम किस तरह से कोशिश करेंगे थोरियम का उपयोग करके यूरेनियम की तरफ जाएंगे, फिर जो है फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ हम हासिल कर सकते हैं बाय द न्यूक्लियर पावर। तो इन्होंने क्या कहा कि पहले स्टेज में हम क्या करेंगे, जो हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं इन्हें फ्यूल करेंगे बाय द नेचुरल यूरेनियम
प्रोड्यूस करेंगे फिर हम प्लूटोनियम। ठीक है, हमारे पास इस तरह से नेचर यूरेनियम आ रहा है पहली स्टेज में। हमारे पास PHWR डेट हमारे पास जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स इनके उपयोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, और इसके साथ साथ हमारे पास प्लेटिनियम जो है वो हमारे पास बन जाएंगे। जो फिर सेकंड स्टेज में क्या करेंगे, इन प्लेटिनियम को फ्यूल करेंगे, प्लेटिनियम फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर्स के इस्तेमाल करेंगे। फिर यहाँ से जाकर हमारे पास यूरेनियम 233 मिलेगा, यहाँ पर भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास मिल रही है। स्टेज सेकंड में हम क्या करेंगे, फ्यूल बाय मिक्स ऑफ प्लेटिनियम एंड यूरेनियम, नेचर यूरेनियम विद सफिशिएंट स्टॉक थोरियम इज इंट्रोड्यूसर टू कन्वर्ट इट इनटू द यूरेनियम 233 हासिल करने के लिए हम स्टेज 2 में काम करते हैं। तो जब हमारे पास यूरेनियम 233 यहाँ मिल गया तो हम काम करेंगे यूरेनियम 233 फ्यूलर ब्रीडर्स की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास फाइनल जो है मिक्स ऑफ यूरेनियम एंड थोरियम फ्यूल द रिएक्टर, थोरियम ट्रांसम्यूटर्स टू यूरेनियम 233 विच पावर द रिएक्टर। तो फिर फाइनल में हमारे पास क्या मिलेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो ये हमारे 3 स्टेज में हमने काम किया। तो पहली स्टेज में ऐसे आप याद रखिए बेसिक चीज़ें कि पहली स्टेज में हम क्या करेंगे, यूरेनियम और हमारे पास जो हमारे पास प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स के माध्यम से हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे और प्लेटिनियम पर पहुंचेंगे। इस प्लेटिनियम को इस्तेमाल करेंगे यूरेनियम मिक्सर ऑक्साइड के साथ में, हम यूरेनियम 233 पर पहुंच जाएंगे। यूरेनियम 233 हमारे पास आ रहा है, हमारे पास मटेरियल मिल गया हमारे पास रिएक्शन के लिए, तो हमने इसका उपयोग किया, यूरेनियम और थोरियम के साथ मिलाया इसको, रिएक्शन की, और हमारे पास फाइनल में एनर्जी मिल रही है। तो ये 3 स्टेज हैं। पहली स्टेज में हम यूरेनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं प्लूटोनियम बनाने के लिए, दूसरी स्टेज में प्लेटिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम यूरेनियम बनाने के लिए, और थर्ड स्टेज में यूरेनियम का इस्तेमाल करके हम जो है एनर्जी पर पहुंच रहे हैं। ये चीज़ें हमने याद रख लेनी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट हैं। अभी कुछ इंपॉर्टेंट और बातें याद रख दीजिए। देखिए, पहली बात तो आपने याद रख दी कि इंडिया का अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया का जो सेकंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन था वो आपके पास राजस्थान में है, ये आपने याद रखनी है। अगर आपसे कोई फर्स्ट पूछ ले, देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन अगर आपसे कोई पूछ ले कि फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया का, या आपके पास तारापुर में आ रहा है, तो इसके बारे में सोचना नहीं है, आपको पता है। सेकंड के बारे में अगर पूछ दे, क्योंकि फर्स्ट तो आपको याद होता है, सेकंड के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सर आपके पास राजस्थान में है और इसको बनाने के लिए हमारी सहायता जो है वो कनाडा ने की थी। ठीक है जी, तो सेकंड आपने याद रख दिया कि सेकंड इंडिया का सेकंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन आपके पास राजस्थान में देखने को मिला। और थर्ड के बारे में कोई पूछ ले तो थर्ड हमारे पास कालपक्कम, ठीक है जी, नियर चेन्नई आपके पास कालपक्कम में आ रहा है, तो थर्ड आपने कालपक्कम के नाम से याद रख लेना है। जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने थर्ड के लिए याद रखनी है, क्योंकि थर्ड के लिए बहुत ही खुशी की बात हमारे लिए ये थी कि जो आपके पास थर्ड पावर स्टेशन कालपक्कम चेन्नई में था, इट वाज डिजाइनड एंड बिल्ड बाय इंडिया ऑन इट इज ओन। तो इस तरह करने से इंडिया जो है कुछ ही देशों में शुमार हो गया जिनके पास ये ऐसा काम करने की क्षमता थी, ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की क्षमता थी। तो ये जो आपके पास पावर स्टेशन था, जो आपके पास हमने थर्ड जो पावर स्टेशन बनाया, ठीक है जी, जो हमने कालपक्कम में बनाया, तो ये हमने अपने बलबूते पर बनाया, इसमें हमने किसी की सहायता नहीं ली। जो आपके पास फोर्थ पावर स्टेशन था, वो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो फोर्थ आ रहा है वो आपने नरोरा ऑन द बैंक ऑफ गंगा, ये आपने याद रख लेना है। तो 4 इंपॉर्टेंट याद दीजिए, पहला तारापुर में आ रहा है, दूसरा राजस्थान में आ रहा है, तीसरा हमारे पास कालपक्कम में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिजीनियस था, और नंबर 4 जो है वो हमारे पास कहाँ आ रहा है सर, वो हमारे पास नरोरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा आ रहा है। ठीक है जी, इसके अलावा आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर जो इंडिया में है उनके बारे में थोड़ा पढ़ लें। पहला आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, सिर्फ आपने डीप नहीं जाना है, एटलीस्ट इतना याद रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ हैं। जो आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको मुंबई में देखने को मिलता है। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, ये आपके पास हैदराबाद में देखने को मिलता है। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बहुत इंपॉर्टेंट, सबको पता है, मुंबई में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो आपके पास सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च है, ये धनबाद में आपको मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हैदराबाद में आपको देखने को मिलेगा। जो आपके पास हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है, गुलमर्ग में देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से JKSLB के लिए बात करेंगे, जो आपके पास हाई एल्टीट्यूड रिसर्च लेबोरेटरी है, ये आपके पास कहाँ मिल रही है सर, गुलमर्ग में मिल रही है। एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कालपक्कम में आपको देखने को मिलेगी। इंडियन रेयर अर्थ्स, ये आपके पास मुंबई में देखने को मिलेगी। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में आपको इसका देखने का कंसेप्ट देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में मिल रहा है। नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज आपके पास तिरुवनंतपुरम में मिल रहा है। सेंट्रल मैकेनिकल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर में देखने को मिल रहा है। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद में मिल रही है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास कोलकाता में देखने को मिलता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सिंगबम में देखने को मिलता है। वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर आपके पास कोलकाता में देखने को मिलता है। रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर उधा
गमनदमलम आपके पास ऊटी में देखने को मिलता है। इसके अलावा आपने क्या याद रखना है, जो आपके पास टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है ये आपके पास मुंबई में देखने को मिलता है। तो इन पर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपने ये चीज़ें याद रखनी है, एक बार पढ़नी है, तो एग्जामिनेशन में 4 ऑप्शन होंगे, बाय एलिमिनेशन आप जो है आंसर कर पाएंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर रही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।